Hello everyone, welcome back. We were discussing about print culture in the modern world, and today we will discuss about the reading mania. In this topic we will discuss that how the numbers of readers increase day by day into the different part of the world. Mostly here we will discuss about only Europe. So let's talk about the reading mania. First, increase in literacy rate. As I told you that in the last time, or we can say the past time, the numbers of literacy rate was very low in Europe also. But when the print started to develop by the printing presses, the boom of books arrived into the different part of the world or different part of the Europe. That's why the numbers of readers also increase. और इसी तरीके से जब नंबर्स बढ़ने लगा by the end of the 18th century, in some parts of the Europe, literacy rate was as high as 60 to 80%. As literacy rate and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. मोस्टली जब हम बात कर रहे थे पास्ट टाइम को लेकर बिफोर 15th सेंचुरी, तो स्कूल्स के अंदर लिटरेसी रेट इतना नहीं था, या मैं कह सकता हूँ कि लिटरेसी रेट बहुत कम था. बट इन द एंडिंग ऑफ द 18th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं तो रीडर्स का नंबर बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. बुक्स इजीली अवेलेबल होने लगी, स्कूल्स ज़्यादा मात्रा में ओपन होने लगे. दैट्स व्हाई नाउ एवरीवन हैज़ एक्सेस टू रीड द बुक्स. अब हर किसी के पास बुक को पढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी. दैट्स व्हाई लिटरेसी रेट भी क्या हुई 60 to 80% पहुंच गई. और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो रीडिंग मेनिया लगातार बढ़ता हुआ चला गया. सेकेंड, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. अगर हम बात करें बुक्स को लेकर तो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो पर्सन्स थे या जो राइटर्स थे, उनका मेन मोटिव था कि पहले लोगों को पढ़ने के लिए वो क्या करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें. मतलब कि पहले उनका मेन फोकस क्या था कि कैसे न किसी तरीके से वो सीधा अपने अट्रैक्शन में लेके आए, उनका इन्फ्लुएंस इतना हो कि वो बुक को पढ़ना स्टार्ट करें. इसलिए उन लोगों ने क्या किया, चेप बुक्स या पैनी बुक्स को लेके हम बात करेंगे. यहाँ पर चैपमैन जिसे सेल आउट किया करेंगे, या मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर बहुत ही मैगजीन जो स्मॉल बुक्स जो होती है पॉकेट साइज की बुक, वो डेवलप करना स्टार्ट कर दी. तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर वाज प्रिंटेड विच टारगेटेड न्यू ऑडियंस. बुक सेलर्स एम्प्लॉयड सेल्स पर्सन्स हु वेंट अराउंड विलेजेस. अब यहाँ पर वही हम चेप बुक्स जो होती है, छोटी वाली बुक्स जो पॉकेट साइज के अंदर या पॉकेट के अंदर इजीली आप रख सकते हैं, उन चीज़ों को बेचना स्टार्ट किया, या स्मॉल साइज की बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया राइटर्स ने. यहाँ लिखा हुआ भी है सेल्स पर्सन हु वेंट अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल. देयर वर एल्मेनाक्स और रिचुअल्स कैलेंडर्स. एल्मेनाक्स तिथि को लेके हम बात करते हैं. एल्मेनाक्स का फायदा क्या हुआ, सूर्यास्त कब होने वाला है, सूर्योदय कब होने वाला है, किस डेट को कौन सा इंसिडेंट हुआ था, या किस डेट के दिन कौन सा फेस्टिवल आपके आने वाला है, इन चीज़ों को मेंशन किया गया इन स्मॉल बुक्स के अंदर, अलॉन्ग विद द बैलाड्स एंड फोक्टेल्स, जहां पर कई पुरानी गाथाएं, कविताएं, कहानियों को लिखा गया ताकि लोग इनको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहें. All the forms of reading matter, largely for the entertainment, began to reach ordinary readers as well. In England, this kind of penny chapbooks, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चैपमैन जो विलेजेस के अराउंड या सराउंडिंग पार्ट में जाकर के सीधा बुक्स को सेल आउट किया करते थे, उन लोगों ने क्या किया, स्मॉल साइज की बुक्स को मार्केट्स के अंदर जो अवेलेबल होती है लेकिन विलेज एरिया के अंदर जो अवेलेबल नहीं होती है, उन्हें इजीली विलेज एरियाज के अंदर अवेलेबल कराने के लिए साइकिल या पेटी पेडलर्स के रूप में बेचना स्टार्ट कर दिया. साइकिल से जाकर के लिखा हुआ है सोल्ड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज द चैपमैन फॉर ए पेनी सो दैट इवन द पुअर पीपल कुड बाय देम इजीली. इन फ्रांस बिलियोलिथिक ब्लू, जिस तरह की हम चेप बुक्स को लेके बात कर रहे हैं, यहां पर इन्हें नाम दिया गया बिलियोलिथिक ब्लू. फ्रांस के अंदर जो भी एक स्मॉल साइज की बुक्स हुआ करती थी और जिन्हें खरीदना काफी इजी होता था, बहुत चिपर ये बुक हुआ करती थी, were printed which were low priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers. यह सस्ते चीप ब्लू कलर के कवर से, मतलब कि यहाँ हार्ड कवर को यूज में नहीं लिया जाता था, जिससे कि प्राइस इंक्रीज नहीं हो बुक की और इजीली पुअर पर्सन भी इसे परचेस कर सके. Then there were the romances printed on 4 to 6 pages and the more substantial histories which were stories about the past. हिस्ट्रीज को लेकर हम बात करते हैं.
हिस्ट्रीज के अंदर जो हम बात करें अगर, तो इस तरह की पुरानी चीज़ों को रिमाइंड किया गया लोगों के सामने जो किसी न किसी तरीके से उनके आसपास वाले इलाकों से जुड़ी हुई हो। ऐसे इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं उनके सामने पेश की गई बुक के माध्यम से 4 to 6 पेजेस के अंदर, ताकि उन्हें पढ़ने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जाए। पीरियोडिकल्स, जिस तरह हमारे यहाँ डेली न्यूज़पेपर आता है या मंथली हमारे पास पीरियोडिकल अवेलेबल होते हैं, उसी तरीके से पीरियोडिकल्स को अवेलेबल करवाना स्टार्ट किया किन्होंने, राइटर्स ने। तो यहाँ पर पीरियोडिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राइटर्स ने पीरियोडिकल्स चीज़ों को अवेलेबल करवाया जिससे कि लोग पढ़ने लगे। द पीरियोडिकल्स प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। याद रखना है आपको, पीरियोडिकल प्रेस का डेवलपमेंट कब हुआ? अर्ली 18th सेंचुरी को लेकर हम बात कर रहे हैं। कंबाइनिंग information about current affairs with the entertainment about wars and trade as well as news of the development in the other places। कहीं पे अभी कौन सा इंसिडेंट हुआ था या हो रहा है, या किसने किस तरह का इन्वेंशन किया, क्या डेवलपमेंट हुआ किस पार्ट के अंदर कंट्री के, उन सब चीज़ों को पीरियोडिकल्स के माध्यम से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया या उन्हें न्यूज़ के माध्यम से पब्लिश किया गया। न्यूज़ से मेरा मतलब यहाँ पर एज ए राइटिंग्स के अंदर, मतलब कि थ्योरिकल पार्ट के अंदर लोगों के सामने उसे पेश किया गया। देन आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट, आइजैक को लेकर हम बात करें, वोल्टेयर को लेकर हम बात करें, जितने भी इन्वेंशन हुए साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो भी यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से बुक्स के अकॉर्डिंग लोगों के सामने पेश किए गए। लिखा हुआ है आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड द फिलोसोफर्स आइजैक न्यूटन, थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैकस रूसो एक्सेट्राज नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। देयर थ्योरीज, देयर आइडियाज, देयर थॉट्स नाउ द राइटर्स पुट इनटू द बुक्स। That's why the common person can easily read them also। आसानी से पढ़ सकते थे। Ancient and the medieval scientific texts were compiled and published, and the maps and scientific diagrams were widely printed. Thus, the ideas, the thoughts, the inventions, these of all the things now available easily into the books by the writers। आगे बात करते हैं Tremble therefore tyrants of the world। ट्रेम्बल को लेकर बात की जाए, भय को लेकर के, देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अत्याचारी शासन का आना। देखिए अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप को लेकर, तो सभी जगह पर अभी तक मोनार्चिकल या मोनार्की सिस्टम चलता था, जहां पर एक रूलर या किंग रूल किया करता था पूरे एम्पायर के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली सारी पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में हुआ करती थी। दैट्स व्हाई जब लोगों को लगने लगा, जब रूलर को लगने लगा कि लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ता जा रहा है, उनका अपोजिशन लगातार बढ़ता जा रहा है किंग को लेकर के, तो यहां पर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अत्याचार बढ़ने लगे, क्योंकि अब लोगों को रोकना था। मेन मोटिव क्या किया? It came to be believed by the mid 18th century that the books were a means of spreading progress and enlightenment। नॉर्मल सी बात है, किताबें हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे इन्वेंशंस, इंसिडेंट्स या जितने भी नई तरह के आविष्कार हुए उनके बारे में मालूम चलता जा रहा है टाइम टू टाइम। तो लोगों की थॉट्स, उनकी थिंकिंग लगातार बढ़ने लगी थी, मतलब अब लोग प्रोग्रेस में आ चुके थे, प्रोग्रेसिव होते जा रहे थे। उनके साथ क्या चल रहा है, तो फिलोसोफर्स ने जब चीज़ें उनके सामने पेश की तो उनको लगने लगा कि उनकी लाइफ कितनी क्रिटिकल है या कंडीशंस किस तरह की है उनके साथ में। जब उनको लगा कि उनके इतना अच्छा व्यवहार या बिहेव करने के बाद भी रूलर या किंग उनके साथ में ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने डेपोटिज्म रूल को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को डर भी हुआ, जो रूलर्स थे उन लोगों को। मैनी बिलीव डेट बुक्स वुड लिबरेट सोसाइटी from the tyranny and despotism and herald a time when reason and intellect would rule। अब यहाँ पर वही बात आती है, जब लोगों को पढ़ लिख कर थोड़ा नॉलेज मिलने लगा या स्टडी करने के बाद जब उनको जानकारी मिलने लगी, तो इससे डर किससे पैदा हुआ? रूलर्स को, क्योंकि अब समय वो आने वाला था जहां पर सिस्टम मोनार्चिकल या हेरिडेटरी नहीं चलने वाला है, बल्कि अब इंटेलेक्चुअल पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन ही यहां पर रूल कर सकता है। इस बात के डर को लेकर टायरेनी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि अत्याचार बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, एट्रोसिटीज बढ़ने लगेंगी लोगों के ऊपर जब वो अपोज करेंगे। तो यह एक नाम भी आया है, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ए फ्रेंच नोवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, बिलीव्ड दैट द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। यहां पर मार्टिन लूथर की तरह ही सेम बात चल रही है, अपोज करने के लिए। जिस तरह मार्टिन लूथर ने कहा था कि गॉड ने एक सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है इंसान को, कि अगर सामने वाले व्यक्ति को एक साथ में आपको मास कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग लोगों को समझाना है, तो सबसे बेस्ट उन्होंने क्या बताया? प्रिंटिंग को। यहां पर भी
ये सेबेस्टियन मर्सियर जो थे उनका मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेपोटिज्म अवे। इनका क्या मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से या प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से हम इजीली डेपोटिज्म रूल का एंड कर सकते हैं, ठीक है, उसे हटा सकते हैं। Heroes in Mercier's novel were transformed by act of reading. They became enlightened men. He believed power of print would destroy despotism. लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का मानना था कि प्रिंट के माध्यम से हम इजी वे के अंदर किसका एंड कर सकते हैं, डेपोटिज्म रूल का। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। As you know that in 1789 the French Revolution was begin. What was the reason behind it? I can say that the printing press has more powerful impact. कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट रहा होगा। क्या हुआ होगा, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जो थॉट्स थी, जीन जैकस रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन सब ने अपनी बुक्स के माध्यम से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन्होंने राइट की, जिनके माध्यम से लोगों तक अपनी थॉट्स को पहुंचाया। क्या इम्पैक्ट रहा वो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर भी। लेकिन यहाँ हम बात करें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर या फ्रांस के अंदर किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करने के लिए राइटर्स ने एक चीप बुक्स अवेलेबल करवाई, जिसका बेनिफिट हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से देखने को मिला। तो आइए बात करते हैं फ्रांस के अंदर। मैनी हिस्टोरियंस आर्ग्यूड दैट द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस व्हिच ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। द प्रिंट कल्चर laid emphasis on the rule of reason rather than custom, demanded that the everything should be judged through the applications of reason and rationality, attacked the sacred authority of the church and despotic power of the state. मोस्टली यहाँ 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर बात की जा रही है। तो यहाँ इक्वलिटी को लेकर, रेशनलिटी को लेकर, या डेपोटिज्म रूल का एंडिंग करने को लेकर के, या एवरीथिंग शुड बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन, किसी व्यक्ति के साथ कोई डिसीजन मेकिंग करना है, निर्णय लेना है, तो डेपोटिज्म रूल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लेकर डिमांड चलने लगी थी। और इसका रीजन ओनली ऑन बुक्स थी। जब लोगों ने किताबों को पढ़ा, जब उन्हें नॉलेज मिलने लगी, तो हमने देखा कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंडली, द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट। अब जब लोगों को नॉलेज मिलने लगा था, जानकारी हो चुकी थी कि उनकी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होने वाला है, या जो डेपोटिज्म या डेस्पोटिक रूल जो है वो कितना बुरा है उनके लिए, तो अब डिबेट्स और डायलॉग्स स्टार्ट हो चुके थे, डिस्कशन चलने लगे थे लोगों के आपस में। एज सच ऑल एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ बिगेन टू क्वेश्चन बाय द पब्लिक। और अब लोग राजा को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता था इन क्वेश्चंस को लेकर। जब बात चलती थी असेंबली के अंदर, तो राजा को इसके अकॉर्डिंग, या जो किंग या डेपोटिज्म रूल के अकॉर्डिंग जो किंग या रूलर रूल किया करता था, उससे जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता था। सच ए थिंग क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर सोशल रिवॉल्यूशन। और इस तरीके से जब आंसरेबल नहीं हो पाता था किंग, तो यही एक रिवॉल्यूशन के रूप में निकल के आई। देन द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमें देखना है कि क्या इंपैक्ट रहा इसका रिवॉल्यूशन पे। बाय द 1780s देयर वाज आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड द मोनार्की सिस्टम। हमें पता है कि 1780 के बाद से ही, जब 1774 के अंदर लुई 16 रूलर बना था, उसी के बाद के टाइम पीरियड से ही लगातार यहाँ कंटिन्यूअसली अपोजिशन या कॉमन पर्संस ने रूलर्स का अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ लिखा भी है, by the 1780s there was outpouring of literature that mocked the royalty and criticized the monarchy system. This process led to the growth of hostile sentiments against the ruler. और इस तरीके की जब लगातार एक्टिविटीज बढ़ने लगी, रिवॉल्यूशन वाली एक्टिविटीज, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि आने वाले टाइम के अंदर 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ। लेट्स टॉक। द 19th सेंचुरी। अब देखिए डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। 19th सेंचुरी को लेकर हम बात करने वाले हैं। इस सेंचुरी के अंदर प्रिंट या प्रेस को लेकर काफी सारे नए डेवलपमेंट या नए इन्वेंशन देखने को मिले, चाहे हम बात करें न्यूयॉर्क को लेकर या हम बात करें डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप को लेकर। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क को लेकर के, तो यहाँ एम हॉय नामक व्यक्ति ने एक नई तरह की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो आइए बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स को लेकर बात की जा रही है। हमें रीडिंग मीडिया के अकॉर्डिंग जब लगातार
रीडर्स या बुक पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, तो रॉयल पर्सन्स के अलावा दूसरा पार्ट जो बचा हमारे पास वो था चिल्ड्रंस वाला, वुमेन्स वाला और वर्कर्स वाला। ऐसे में चिल्ड्रंस के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए, फ्रांस के अंदर क्या किया गया, एक नए तरह के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया या डेवलपमेंट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका मेन मोटिव था बच्चों के लिए बुक को पब्लिश करना, जो बच्चों के लिए होती है। देखिए, फ्रॉम द लेट 19th century चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। ए चिल्ड्रंस press devoted to the literature of children alone was set up in France in 1857। 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर एक स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश्ड किया गया, जिसका मेन मोटिव था चिल्ड्रंस से रिलेटेड बुक्स को पब्लिश करना। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version। वर्जन को लेकर हम बात कर रहे हैं, पब्लिश्ड वर्जन को लेकर अगर बात की जाए, ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए सही नहीं थी या लगता था कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, उन चीजों को पब्लिश करना बंद कर दिया गया। और यहां पर फोकटेल्स, फोकलोर्स या स्टोरीज जो किसी न किसी तरीके से उनके सराउंडिंग एरियाज से रिलेटेड थी, उन्हें यहां मेंशन किया गया ताकि बच्चों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता चला जाए। देन अब वुमेन को भी पार्टिसिपेशन या मैं कहना चाहूं अट्रैक्ट करना था कि किस तरीके से वुमेन्स लगातार रीडर्स के रूप में बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। तो वुमेन्स के लिए भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे हम यूरोप को लेकर बात कर रहे हैं, फ्रांस को लेकर बात कर रहे हैं, जर्मनी को लेकर बात कर रहे हैं, अब इनका मेन मोटिव क्या था राइटर्स का कि अधिक से अधिक संख्या में रीडर्स बढ़े, संख्या बढ़ती चली जाए, नंबर्स ऑफ द रीडर्स विल बी इंक्रीज होंगे और हुए। देखिए कैसे वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज रीडर एज वेल एज द राइटर्स। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीट फॉर द वुमेन। पेनी मैगजीन्स वह भी बहुत चीपर हुआ करती थी, सेम लाइक द चेप बुक्स, जिन्हें इजीली कोई भी पर्सन परचेस कर सकता था। मीट फॉर वुमेन एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, जहां पर वुमेन से रिलेटेड स्टडी को मैन फोकस किया गया, वहां पर इसी तरह की स्टडी को पुट किया गया जिससे कि वुमेन्स का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता चला जाए। मींस वहां हाउस कीपिंग की, खाना कैसे बनाना है, घर पे किस तरीके से रहना है, एल्डर पर्सन के साथ कैसा बिहेव आपका होना चाहिए, यंगस्टर्स के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, मतलब बिहेवियर को लेकर के, हाउस कीपिंग को लेकर के वहां पर चीजों को मेंशन किया गया। सम ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट वर वुमेन, जिनके नाम यहां पे आए हैं वुमेन कौन कौन सी थी, जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्ट सिस्टर एंड द जॉर्ज इलियट। ये तीन नाम यहां पर आए हैं जो 19th सेंचुरी के टाइम पर वुमेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए जिन्होंने बुक को लिखना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे राइटर्स कहलाई। देयर राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन, ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ और ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर ऑफ टू थिंक। यहां पर बताया गया है, वुमेन्स को दिखाया गया कि जो इच्छा रख सकती है, जो एक अलग से पावरफुल पर्सनैलिटी रखती है और जिसके पास क्या है, सोचने विचार करने की क्षमता होती है। वुमेन को इसके अंदर काफी ही बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट किया गया और वुमेन्स ने इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। इन द 19th century लैंडिंग लाइब्रेरीज इन द इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स। देखिए लाइब्रेरीज जो थी वहां पर केवल जो प्रोफेशनल वर्क किया करते थे वही लोग बुक को पढ़ सकते थे, लेकिन लग रहा था कि वर्किंग क्लास जो है या लेबर क्लास जो है वो किस तरीके से बुक को पढ़ पाएंगी, तो उनको भी अट्रैक्ट करना एक मेन मोटिव था राइटर्स का। उन्होंने क्या किया, कई पार्ट के अंदर वर्किंग क्लासेस वाले लोगों के लिए भी लाइब्रेरीज ओपन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर artisans and the lower middle class people after the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for the self improvement and the self expressions। जब 19th century के बाद में टाइम आवर्स, वर्किंग टाइम आवर्स को लेके फिक्स किया गया, दैट वाज समथिंग अबाउट 8 आवर्स, जो पहले लास्ट में 12 to 16 आवर्स हुआ करते थे, उनको फिक्स कर दिया गया कि 8 आवर्स से अधिक कोई लेबर वर्क नहीं करेगा। सो नाउ द लेबर क्लास ऑल्सो हैव सफिशिएंट टाइम for their self improvement, so they started to read the books into the libraries। they go to the library, वो लाइब्रेरी में गए and they start to
read books for their self improvement, for the self expressions. They wrote political tract and the autobiographies in the large number. जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने जब चीज़ों को पढ़ा जाना तो उन्होंने खुद ने भी अपने बारे में या अपने आसपास की नॉलेज को बुक के अंदर राइट करना स्टार्ट कर दिया। आगे बात चलती है फ्रांस के अंदर किस तरह के इनोवेशंस हुए, द फर्दर इनोवेशंस इन द फ्रांस। जैसा मैंने आपको बताया कि अब 19th सेंचुरी को लेकर हम बात कर रहे थे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिले, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस को लेकर बात करो या इलेक्ट्रिक प्रेस को लेकर बात कीजिए, पावर प्रेसेस को लेकर बात कीजिए, जो डिफरेंट सोर्सेस से चलने लगी थी, या अब इजी वे के अंदर मेटल के मोल्ड्स बनने लगे थे जो ब्रेक नहीं होते थे इजीली। तो देखिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। By the mid-19th century, Richard M. Hoy of New York perfected the power-driven cylindric press. This was capable of printing 8,000 sheets per hour. 1 hour के अंदर अब 8,000 sheets को easy way के अंदर पब्लिश किया जा सकता था, प्रिंट किया जा सकता था। It was particularly useful for the printing newspaper. Second, in the late 19th century, the offset press was developed. पहले जो हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, वो मोस्टली हैंड ड्राइवन हुआ करती थी, अब प्रिंटिंग प्रेस पावर ड्राइवन हो गई। सेकेंडली, पहले प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रिंट करने का रेशो था या हम बात करें कैपेबिलिटी थी, वो बहुत लो थी, लेकिन अब 1 आवर के अंदर 8,000 शीट्स ऑफ पेपर इजी वे के अंदर आप प्रिंट कर सकते थे। इसके बाद में जो डेवलपमेंट देखने को मिला वो था ऑफसेट प्रेसेस का आना। मतलब अब इजी वे के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी डिजाइन को सेव करके रखेंगे और उससे बार बार चेंज भी कर सकते हैं। मोल्ड्स के अंदर सिस्टम को चेंज करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब टाइम का जो यूज है वो ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिला। कहां, ऑफसेट प्रेसेस के अंदर इजी वे के अंदर हम डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइंस यूज कर सकते थे ऑफसेट प्रेस के अंदर, विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट द सेम टाइम। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस, 20th सेंचुरी आने के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रेसेस को डेवलप किया गया, और यहां पर इस डेवलपमेंट के साथ साथ ऑटोफिल वाले या फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाले या ऑटोमेटिक पेपर रील वाले सिस्टम भी स्टार्ट हो गए, जिससे कि अब डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के साथ ही प्रिंटिंग भी बढ़ने लगी थी। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सिलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस, a series of many other development followed, methods of feeding paper improved, the quality of plates became better, automatic paper reels and the photoelectric controls of the colors register were introduced. अब लास्ट में जो पॉइंट हमें देखना है, 19th century periodical serialized important novels in the 1920s in England. इंग्लैंड को लेकर हम बात कर रहे हैं, वही चीप सीरीज जिसे हमने नाम दिया किसका, सीलिंग सीरीज का। यहां पर भी चेप बुक जैसी सस्ती बुक्स को स्टार्ट किया गया, जिस तरह हमने फ्रांस के अंदर बिलियोलिथिक बुक को लेकर बात की थी, जिस तरह हमने चेप बुक को लेकर बात की थी, इंग्लैंड के अंदर भी एक नई तरह की बुक्स को पब्लिश किया गया जिसको नाम दिया गया सीलिंग सीरीज का, जो काफी चिपर, बहुत सस्ती हुआ करती थी, इजी वे के अंदर वुमेन्स भी इसे खरीद सकती थी। डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो ए 20th century innovation. In the 1930s, publishers brought out cheap paperback editions. 19th सेंचुरी के बाद में 20th सेंचुरी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिले, जिससे इजी वे के अंदर रीडिंग मैनिया को बढ़ाना आसान हो चुका था। इजी वे के अंदर पब्लिक को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके या किसी और बैलाड्स के माध्यम से, फोकटेल्स, फोकलोर्स के माध्यम से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता था। मेन अट्रैक्शन था रीडिंग मैनिया को बढ़ाना। डेवलपमेंट के साथ साथ में कुछ इस तरह के थॉट्स, थिंकर्स की राइटिंग्स, या अगर बात की जाए उनकी मेन इनोवेशंस को पुट किया गया बुक्स के अंदर, ताकि चाहे बुक को पढ़ने वाले चिल्ड्रन हो, वुमेन हो या रॉयल सोसाइटी के मैन और डिफरेंट पर्सन हो, सभी के लिए बुक को अवेलेबल करवाया गया। जहां तक हमने बात की थी वुमेन को लेकर, तो उनके बिहेवियर को लेकर, हाउसकीपिंग को लेकर बात की गई, ताकि डेवलपमेंट जो था वो बढ़ने के साथ साथ रीडर्स जो हैं वुमेन को लेकर बात करें, चिल्ड्रन को लेकर बात करें, वो भी बढ़ते चले जाए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इंडिया के अंदर प्रिंट किस तरीके से स्टार्ट होता है या प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो नाउ बाय एंड टेक केयर। In the next lecture, we will discuss about the India and the print. Bye.